नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज होते, हिंदी विभाग प्रमुख, संजीवनी महाविद्यालय चाकोली। आज के इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रश्न पत्र क्रमांक 2 नाटक तथा एकांकी, इस प्रश्न पत्र में हम जगदीश चंद्र माथुर जी का एक चर्चित एकांकी रीढ़ की हड्डी, जिसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व की ताशिका में जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय, उनकी साहित्यिक विशेषता को भी हमने देखा है। आज हम रीढ़ की हड्डी, इस चर्चित एकांकी की चर्चा करते हैं। हिंदी नाट्य साहित्य में जगदीश चंद्र माथुर जी का नाम चर्चित रचनाकारों में रहा है। माथुर जी ने हिंदी साहित्य में एक से बढ़कर एक ऐसी स्तरीय रचनाओं का, विशेषकर नाटक और एकांकियों का सृजन करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाया है। साथ ही रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से नए नए जो प्रयोग हैं, उन्होंने बहुत ही सफलता के साथ सिद्ध किए हैं। बचपन से ही साहित्य सृजन में उनको रुचि थी और विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने अनेक नाटकों में अभिनय भी किया है। तो इस प्रकार एक चर्चित रचनाकार या एकांकीकार की जो रचना है, रीढ़ की हड्डी को हमें देखना है। रीढ़ की हड्डी, इस एकांकी के एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। ये जो एकांकी है, इस एकांकी में लड़की के विवाह की एक सामाजिक जो समस्या है, जिसको हम दिखाई रस्म कहते हैं, तो ऐसे लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या पर आधारित जगदीश चंद्र माथुर जी का ये एकांकी है। सर्वप्रथम हम इस एकांकी के जो पात्र हैं, जिनको हम चरित्र कहते हैं, तो उसका परिचय हम देखेंगे। तो इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं, जिसके अंतर्गत रामस्वरूप, उसके बाद उनका एक नौकर रतन है, रामस्वरूप की पत्नी जिसका नाम प्रेमा है, उनकी बेटी उमा, उसके बाद शंकर जो कि वो उपवर है, उसके पिता का नाम गोपाल प्रसाद। तो इस प्रकार इस एकांकी में कुल मिलाकर 6 पात्र हैं। सर्वप्रथम उमा जो लड़की है, दूसरा चरित्र रामस्वरूप है, उमा के पिता। उसके बाद तीसरा जो चरित्र है वो प्रेमा, ये लड़की की माँ है, उमा की माँ। उसके बाद शंकर लड़का है। उसके बाद अगला जो चरित्र है वो गोपाल प्रसाद है, जो लड़के के पिता है। और अंतिम जो चरित्र है, जिसका नाम रतन है, रामस्वरूप के वे नौकर हैं। तो इस प्रकार इस एकांकी की चर्चा हमें यहाँ करनी है। इन 6 चरित्रों के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर जी ने लड़की के विवाह की एक समस्या को हमारे सामने उपस्थित किया है। रीढ़ की हड्डी ये एक सामाजिक एकांकी है। तो इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने एक सामाजिक समस्या को उपस्थित किया है। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी का ये जो
चर्चित एकांकी है, उनके एक चर्चित एकांकी संग्रह जिसका नाम भोर का तारा है, तो इस भोर का तारा एकांकी संग्रह से ये एकांकी पाठ्यक्रम में लिया गया है। तो इस एकांकी में एक मध्यम वर्गीय परिवार का एक ज्वलंत जो विषय है, या उसको हम एक ज्वलंत जो समस्या है उपस्थित करने का प्रयास हुआ है। तो इस प्रकार जगदीश चंद्र माथुर जी ने तो इस एकांकी में मध्यम वर्गीय परिवार की ज्वलंत समस्या की अत्यंत ही सजीवता के साथ प्रस्तुति की है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति तथा उनकी जो विविधता है, तो उन विविधताओं का चित्रण इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है। साथ ही लड़की दिखाई जाने वाली जो अपमानजनक जो प्रथा है या रस्म है, तो उस पर व्यंग्यात्मक चोट करने का जो प्रयास है जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है। इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने लड़कियां भी मनुष्य हैं, बेबस बकरियां या कोई बेजान कुर्सी मेज नहीं है, ये बताने की कोशिश उमा या इस लड़की के माध्यम से एकांकीकार ने किया है। तो इस प्रकार ये जो बेबस बकरियां या कोई बेजान कुर्सी मेज जिसको खरीददार अगर उसको पसंद आई तो वो पसंद करे या खरीदे, तो इस प्रकार की जो स्थिति है उस वस्तु के साथ एक बेजान एक निर्जीव वस्तु के जैसा व्यवहार पुरुष वर्ग स्त्रियों के साथ किस प्रकार करता है, उसका जो चित्रण है इस एकांकी के माध्यम से किया है। उमा के माध्यम से एकांकीकार ने ये जो लड़कियां हैं वह भी मनुष्य होती है, जो बेबस बकरियां या कोई बेजान कुर्सी मेज नहीं है, जो खरीदार को पसंद आनी चाहिए, उन्हें भी मान सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार है। समाज में विवाह को लेकर स्त्री और पुरुष के लिए दोहरे जो मानदंड यहाँ दिखाने का जो प्रयास है वह एकांकीकार ने किया है। लड़की वालों को अनेक प्रकार की जो प्रताड़ना है या अपमान, तो इन प्रताड़ना और अपमान से किस प्रकार गुजरना पड़ता है उसका चित्रण इस एकांकी में हुआ है। वर पक्ष वाले कन्या पक्ष वालों के साथ कैसा अनुचित व्यवहार करते हैं। वर पक्ष अपने दुर्गुणों को छिपाकर कन्या पक्ष वालों के साथ या उनके कन्या पक्ष के जो गुण हैं उन गुणों में भी किस प्रकार दोष निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस पर लेखक ने बड़ा ही व्यंग्य किया है। तो इस एकांकी के एक चरित्र जो लड़के का पिता गोपाल प्रसाद है, गोपाल प्रसाद का बेटा जिसका नाम शंकर, जो लड़कियों के हॉस्टल में ताक झांक करते रहते हुए भी एक दिन वो पकड़ा जाता है और उन हॉस्टल के पास पकड़े जाने पर वहाँ की जो नौकरानी है उनके पैर पड़ते हुए या पैर पकड़ने से उनकी जो रीढ़ की हड्डी है या वह रीढ़हीन किस प्रकार हुआ है, तो उसका जो चित्रण है इस एकांकी के माध्यम से किया है। परंतु गोपाल प्रसाद अपने बेटे की रीढ़ की हड्डी छिपाकर उमा की शिक्षा को भी वह दूषित मानने लगता है या दूषित मानता है। तब उमा उस पर क्रुद्ध होती है, उसको गुस्सा आता है और उसके हृदय की जो मुख वेदना है वह ज्वालामुखी की तरह वह विस्फोटित होती है। वह शंकर की जो गंदी हरकतें हैं उन गंदी हरकतों का पर्दाफाश करने लगती है। नारी की जो विवशता है, विवाह की जो सौदेबाजी और अन्याय को
जोशपूर्ण भाव में एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से व्यक्त किया है। तब उसके व्यक्तित्व में, अर्थात ये जो लड़का शंकर है, उस लड़के शंकर के जो दोष हैं वह उमा सबके सामने व्यक्त करती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि उस लड़की के व्यक्तित्व में एक प्रकार का जो विरोध और विद्रोह का जो स्वर है वह बाहर निकलता है या दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार इस एकांकी में समाज की घृणित जो मनोवृत्तियां हैं उन मनोवृत्तियों पर प्रहार करते हुए स्त्रियों के जो मानवाधिकार हैं तो उन मानवाधिकार की वकालत अर्थात एकांकीकार ने इस एकांकी के माध्यम से उपस्थित की है। तो इस प्रकार जैसे कि पुरुष वर्ग स्त्री वर्ग पर किस प्रकार अन्याय अत्याचार करता है उसका एक ज्वलंत जो उदाहरण है या समाज की एक ज्वलंत जो समस्या है तो इस एकांकी में एकांकीकार ने उपस्थित की है। जगदीश चंद्र माथुर के ये जो एकांकी रीढ़ की हड्डी है तो इस एकांकी में लड़की के विवाह की एक सामाजिक समस्या उपस्थित की गई है। आज भी हम देखते हैं कि समाज में ऐसी कई सारी समस्या हैं, उनमें से एक प्रमुख समस्या अर्थात लड़की के विवाह की समस्या है। हमारे समाज की विडंबना को देखना इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस प्रकार इस एकांकी के माध्यम से एकांकीकार ने हमारे समाज की विडंबनाओं को दिखाने का प्रयास किया है और यही उनका प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य रहा है। साथ ही औरतों की या स्त्रियों की जो समस्या है उन समस्याओं को समाज के सामने लाना, स्त्री शिक्षा के प्रति जो दोहरी मानसिकता रखने वाले जो व्यक्ति है विशेषकर पुरुष तो उनको बेनकाब करने का तथा स्त्री को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी दिलाने का जो प्रयास है इस एकांकी में एकांकीकार ने किया है। बेटियों के या लड़कियों के विवाह के समय उसके माता पिता की होने वाली जो परेशानियां हैं उन परेशानियों को विवेचित करते हुए स्त्री को उसके व्यक्तित्व की रक्षा का महत्वपूर्ण जो संदेश है तो इस एकांकी में एकांकीकार ने देने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार इस एकांकी में नारी विमर्श की दृष्टि से ये जो एकांकी है बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। आज के आधुनिक कहे जाने वाले समाज में भी हम जो नारियों की जो दुर्गति है या उनकी जो दुरावस्था है तो उसको इस एकांकी के माध्यम से स्थान स्थान पर कई उदाहरण देकर या उदाहरणों के द्वारा उपस्थित करने का प्रयास हुआ है। उन प्रथा परंपराओं को जो कि नारियों के पैरों में जंजीर के रूप में फंसी हुई है उनकी मुक्ति के लिए इस एकांकी में एकांकीकार ने अर्थात उसको कई सारे बातों के माध्यम से साबित करने का प्रयास किया है। जो ऐसी निम्न विचारधारी पुरुष वर्ग की आंखें खोलते हुए खुद को कमजोर मानकर चलने वाली नारी वर्ग में एक प्रकार का जो आत्मबल है प्रदान करने में ये एकांकी सक्षम रही है। एकांकी में हमने देखा है कि पात्रों की जो संख्या है कुल 6 है, जिसमें हमने देखा है कि रामस्वरूप और प्रेमा तथा उनकी लड़की उमा, साथ ही शंकर ये ऊपर है तथा उनके पिता गोपाल प्रसाद और अंत में एक नौकर के रूप में रतन जो रामस्वरूप का नौकर है। तो इन चरित्रों के माध्यम से विवाह की एक महत्वपूर्ण या ज्वलंत ऐसी जो समस्या है उसको उद्घाटित किया है। तो इस एकांकी का जो कथानक है उस कथानक की हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करते हैं। एकांकी का जो आरंभ है साधारण रूप से सजाए गए कमरे से होता है। घर के जो मुखिया
जो रामस्वरूप है, जो कि एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति है, वह अपने नौकर रतन के साथ उस कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। आरंभिक दृश्य से इस बात का बोध होता है कि वहाँ पर कुछ ही समय के बाद कुछ मेहमान आने वाले हैं और उनके स्वागत की जो तैयारी है यहाँ चल रही है। हम देखते हैं कि मेजपोश पर रखे हुए जो गुलदस्ते हैं, उन गुलदस्तों को रामस्वरूप साफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसको साफ करते हुए रतन को धोबी के यहाँ से कल लाई हुई जो चादर है लाने के लिए भेजते हैं। उसी समय रामस्वरूप की पत्नी प्रेमा उस कमरे में आ जाती है। उसकी आवाज़ और उसके चेहरे को देखने के बाद इस बात का पता चलता है कि वह किसी न किसी काम में बहुत व्यस्त है। उसके चेहरे पर काम की जो व्यस्तता है वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उस कमरे में आते ही ये जो प्रेमा है अपने पति रामस्वरूप से पूछती है कि उन्हें अब धोती की क्या जरूरत पड़ी है। तब वह रतन को डांटते हुए कहते हैं कि मैंने तुझे चद्दर लाने के लिए कहा था, धोती लाने के लिए नहीं। बीवी जी के कमरे में हारमोनियम और जो सितार है वह भी लाने के लिए कहा जाता है। उस कमरे में उसको भी रखा जाता है, सजाया जाता है। प्रेमा जो लड़की की माता है, अपनी बेटी के नाराजगी का जो रोना है या उसकी जो नाराजगी है वह अपने पति रामस्वरूप के पास रोते हुए कहती है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का यही परिणाम होता है। अर्थात इससे इस बात का भी पता चलता है कि रामस्वरूप ने अपने लड़की को ज़्यादा पढ़ाया है। तो इस प्रकार जैसे कि ये जो प्रेमा है वो प्रेमा भी अर्थात इस प्रकार का पढ़ाई ज़्यादा पढ़ी लिखी जो लड़की है उसका विरोध करती हुई दिखाई देती है और अपने वो पति के सामने बेटी की जो नाराजगी है उसका वह रोना रो रही है और वह कहती है कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का यही परिणाम है। वह कहती है कि तो मैं क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई तुम्हारी। जैसे कि वह आगे कहती है कि तुम्ही उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का ये जो जंजाल है वह आता ही नहीं है। अपना जमाना बहुत अच्छा था। जैसे कि वो कहती है कि पढ़ ली, ये जो गिनती है सीख ली और बहुत हो गया। तो उसके साथ साथ वो स्त्री सुबोधनी की भी बात ये चर्चा करती है। जैसे कि सच पूछो तो ये जो स्त्री सुबोधनी है तो उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी जाती है या ऐसी ऐसी जो बातें हैं, ऐसा ऐसा जो ज्ञान है वह उस स्त्री सुबोधनी के माध्यम से मिलता है। जैसे कि क्या तुम्हारा ये जो आधुनिक युग का जो BA MA की जो पढ़ाई है तो उस पढ़ाई में ये सारी जो बातें हैं वो होती है। आजकल के जो लक्षण हैं वह अच्छे नहीं है। तो इस प्रकार ये जो पढ़ाई को लेकर ये जो प्रेमा है रामस्वरूप से कहती है कि आजकल के ये जो लक्षण है मुझे अच्छे नहीं दिखाई देते हैं। प्रेमा के संवाद स्त्री शिक्षा को लेकर उसके संकुचित विचार को व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामस्वरूप प्रेमा से अपनी जो बातें हैं वो बंद करने के लिए कहते हैं और उसके बाद उमा को श्रृंगार करने के लिए कहते हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि उनकी जो लड़की उमा है उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। किंतु रामस्वरूप उसकी लड़की BA होने के बाद भी लड़के वालों से मैट्रिक तक पढ़ी होने की बात करते हुए लड़की देखने आने का जो न्योता है देकर आए हैं और आज वह लड़की देखने के लिए आ भी रहे हैं। रामस्वरूप प्रेमा को नाश्ता तैयार करने के लिए कहते हैं और उसी समय उनको मक्खन न आने की या न होने की जो बात है वह प्रेमा रामस्वरूप को कहती है। उसी समय रामस्वरूप
अपने नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए कहते हैं। रामस्वरूप प्रेमा से कहते हैं कि तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही ये सब बातें मैंने बता दी थी। उन लोगों के सामने किसी प्रकार का जिक्र और जो भी बात है वह ढंग से होने की बात उन्होंने कही है। मगर जैसे कि वो आगे कहते हैं कि मगर तुम तो जैसे कि ये जो बातें हैं इन बातों को सब पुनः उगल रही हो। मैंने जो कुछ कहा था उसको अब भूल गई है। इस प्रकार की ये जो बात है या लड़के वाले जो लोग हैं उन लोगों के सामने प्रेमा को अपने जो जबान है उस पर काबू करने की बात पुनः पुनः वो कह रहे हैं। तो इस प्रकार ये जो प्रेमा है, प्रेमा लड़की की ज़्यादा पढ़ाई को लेकर या लड़की का ये जो रोना है उसको लेकर बहुत यहाँ नाराज दिखाई दे रही है। बार बार अपने पति को टोकती जा रही है। पति रामस्वरूप भी अपनी पत्नी प्रेमा को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। अर्थात ये जो लड़के वाले हैं, लड़के वालों के सामने ठीक ढंग की बात करने की बात कर रहे हैं, परंतु ये जो प्रेमा है वो बोलती ही जा रही है। उसको समझाते हुए वो कह रहे हैं कि तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो, जैसे कि उनके आने तक न जाने क्या क्या छल करोगी। प्रेमा इस विषय में कुछ न बोलने का आश्वासन भी देती है। रामस्वरूप प्रेमा को आने वाले जो मेहमान हैं उन मेहमानों की जो प्रवृत्तियों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मैंने बताया था, जैसे कि ये जो लड़के वाले हैं उनके बारे में रामस्वरूप कहते हैं कि मैंने तो तुम्हें बताया था कि आने वाले जो मेहमानों की जो प्रवृत्ति है मैंने उसका उल्लेख आपके सामने किया था। मैंने बताया था कि उन्हें जैसे कि ये जो लड़के वाले जो हैं, लड़का और उसके पिता के बारे में वो कह रहे हैं कि बाप शेर हैं तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो वह पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना उन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी कहकर अपनी बात को अधूरा छोड़ते हैं। तो इस प्रकार यहाँ जैसे कि एक मजबूरी के कारण, एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की ये सारी जो बातें हैं चुपचाप रामस्वरूप सुनते रहते हैं, क्योंकि उनके सामने मजबूरी है और इस मजबूरी को लेकर वह चुपचाप है। नहीं तो यहाँ अपने पत्नी के सामने बात कर रहे हैं कि वरना उन लड़कों को और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता, परंतु ये मजबूरी है कहकर अपनी ये जो बात है वह अधूरी छोड़ देते हैं। अर्थात रामस्वरूप को गोपाल प्रसाद और उनके लड़के की जो संकुचित सोच है उस पर गुस्सा तो आता है, परंतु लड़की के भविष्य के कारण, अर्थात लड़की का ये जो भविष्य है और ये जो स्थल है अच्छा होने के कारण ये सब कुछ सह लेते हैं, मजबूरी के कारण उसको सह लेते हैं। और उसका कारण बताते हुए वो कहते हैं कि उनकी ये जो संकुचित मानसिकता है उसका विरोध हम नहीं कर पाते। उतने में रतन जो कि बाहर से किसी के आने का जो संकेत है वो करता है, तो इस संकेत से पता चलता है कि रामस्वरूप के दरवाजे के बाहर कोई आ चुका है। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांकते हुए देखते हैं तो पता चलता है कि मेहमान आ चुके हैं, और इसकी जो खबर है अपनी पत्नी प्रेमा को देते हैं और मेहमान आने की जो बात है करते हैं और रतन को मक्खन लाने के लिए भेज देते हैं। तो इस प्रकार इस एकांकी के आरंभ में हमें पता चलता है कि उमा को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है। एक साधारण सा जो कमरा है उसको सजाया जा रहा है। लड़की का पिता रामस्वरूप अपने नौकर के साथ उस कमरे को सजा रहा है। इतना ही नहीं तो लड़की की जो माता है जिसका नाम प्रेमा, अर्थात लड़की की ज़्यादा पढ़ी लिखी होने से जो उनको तकलीफ हो रही है, जो परेशानी है, वह भी प्रेमा की जो नाराज़गी है
उसका जो रोना है वह रामस्वरूप के सामने रो रही है। लड़के वाले आने के बाद प्रेमा को बहुत ही ढंग से बात करने की जो सलाह है वह रामस्वरूप देते भी हैं, परंतु यहाँ हम ये भी बात देख सकते हैं कि रामस्वरूप अपने पत्नी प्रेमा के सामने लड़कों के बारे में जो उन्होंने आने का जो न्योता दिया है, तो उस समय लड़कों की या लड़के के बाप ज़्यादा की जो संकुचित विचारधारा है या उनकी जो ये संकुचित वृत्ति है उसका भी उल्लेख उन्होंने इसके अंतर्गत किया है। तो उसके साथ साथ लड़की का अधिक जो कि बीए तक वो पढ़ी है, परंतु लड़के वालों को उन्होंने मैट्रिक तक पढ़ी होने की बात कही है। तो इससे इस बात का पता चलता है कि जो लड़के वाले हैं उनको अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये जो लड़के वाले हैं आने का समय हो चुका है और उसी समय ये सारी जो तैयारी है चल रही है। रामस्वरूप अपनी पत्नी को नाश्ता बनाने के लिए कहते हैं, नौकर रतन को मक्खन लाने के लिए कहते हैं, और थोड़ी ही देर बाद अर्थात ये जो गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर के आने का समाचार है वह रतन के माध्यम से मिलता है। इस प्रकार रामस्वरूप दरवाजे पर झांक कर देखते हैं, प्रेमा को मेहमान आने की बात बताते हैं और रतन को मक्खन लाने के लिए भेज देते हैं। हम यहाँ रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। इसके आगे का जो भाग है हम अगले ताशिका के अंतर्गत देखेंगे। धन्यवाद।